नमस्कार दोस्तों, 4G स्क्वायर चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे यूक्रेन की समस्या के बारे में विस्तार से। आपको बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में यूक्रेन की समस्या आप देख रहे हैं लगातार, लेकिन हम इसके जड़ तक पहुंचेंगे। हम जो आपको अगर बेसिक्स चीज़ें समझनी हैं, ये एक तरीके से आपका पूरा एक विश्लेषण होगा यूक्रेन की समस्या पर। यूक्रेन आपको पता है कि मुख्यतः एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की अपनी कोशिश कर रहा है। यूक्रेन एक तरह से यूरोप यानी पश्चिमी यूरोप और जो आपका पश्चिमी यूरोप और जो आपका पूर्वी यूरोप है उसके बीच एक बफर स्टेट के रूप में काम करता है। बफर स्टेट के रूप में मतलब क्या है, यहाँ पर पूरी तरीके से पश्चिमी यूरोप और आपका रशिया जो है बीच में एक तरह से बफर स्टेट के रूप में काम करता है। यानी यूक्रेन की मुख्य लड़ाई एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की है, क्योंकि यूक्रेन एक बफर राज्य है। बफर राज्य का मतलब क्या है, यानी दो शक्तिशाली साम्राज्यों के बीच या दो शक्तिशाली राज्यों के बीच एक शांति जो प्रिय देश है या एक तरह से शांति जो पूर्वक यानी रह सकता है, उसको हम बफर स्टेट कह सकते हैं। मुख्यतः इसमें रूस और पश्चिमी यूरोप यानी यहाँ पे जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम, यानी इस तरीके से ये पश्चिमी यूरोप है आपका। और इधर आपका पूर्वी यूरोप है, जिसमें आपका लैटविक स्टेट में एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआना, बेलारूस और यूक्रेन एंड मोल्डोवा आते हैं। ठीक है, इसके अलावा रोमानिया, बुल्गारिया, ये सब भी आते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं यूक्रेन एक रूसी साम्राज्य का। अगर हम बात करें इसके इतिहास में, तो इसका इतिहास जो है बहुत ही पुराना है, बहुत ही विस्तृत है। हम बेसिकली बात करते हैं सोवियत यूनियन के समय से, यानी जब हम बात करते हैं जब सोवियत संघ का निर्माण हो रहा था। सोवियत संघ यानी पूरी तरीके से इसके अंदर में बहुत सारे जो पूर्वी देश हैं जो कि आज एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं, बहुत पहले ये सब सोवियत संघ का हिस्सा होते थे, यानी सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे। ठीक है, जिसमें आपका ये एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआना, बेलारूस, यूक्रेन, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, बुल्गारिया, ये सब और इवन पोलैंड। ठीक है, और जर्मनी का भी कुछ हिस्सा जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी इसमें ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में डिवाइड हो जाता है, जिसमें ईस्ट जर्मनी का जो हिस्सा है वो बेसिकली सोवियत यूनियन के कंट्रोल में रहता है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर कि समस्या किस तरीके से आज राइज हो रही है, इसके पीछे का इतिहास क्या है। तो हमें पता है कि यूक्रेन जो कि रूसी साम्राज्य अपना हिस्सा मानता है, यानी रूसी साम्राज्य आज इसको अपना हिस्सा मानता है। 1990 में सोवियत संघ का जब विघटन हुआ था, तब यूक्रेन एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। हालांकि जब से वहाँ पर जो भी सरकार रही है, यहाँ पर जो भी सरकार रही है, वो कहीं ना कहीं रूसी साम्राज्य का उस पर प्रभुत्व रहा है। यानी कहीं ना कहीं रूसी साम्राज्य वहाँ पर पपेट गवर्नमेंट यानी एक कठपुतली सरकार बना के रखती है, जो कि डायरेक्टली हेल्प करता था रशिया को। ठीक है, इस तरीके से रूस को कभी कोई ज़्यादा खास समस्या नहीं हुई थी। लेकिन जो समस्या आज जो है समस्या जो उठी है, वो सबसे बड़ी मुख्य समस्या क्या है, क्योंकि देखिए यहाँ पे रूस की जो सीमा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो पूरी रूस की जो सीमा है वो यूक्रेन के साथ लगभग 3000 किलोमीटर तक यहाँ पे राइज, यानी कह सकते हैं कि ये 3000 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है रूस और यूक्रेन के साथ। ठीक है, इतनी जो लंबी जो बाउंड्री है, ये एक सबसे बड़ी समस्या का जो है एक समस्या बनी हुई है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ये समस्या क्या है। यदि वह स्वतंत्र राष्ट्र रहना चाहता है, यदि यूक्रेन स्वतंत्र राष्ट्र रहना चाहता है, तो रशिया को कोई समस्या नहीं है। समस्या किस लिए है? समस्या यहाँ पे जो है नाटो आपने सुना होगा, जिसका जो गठन है वो 1949 में एक नाटो एक फोर्स है। ठीक है, नाटो जो है जिसका गठन होता है नाटो का 1949 में, जिसमें बेसिकली पश्चिमी यूरोप के देश जो उसमें हैं, इसमें शामिल हैं। इसके जो मुख्य लीडर हैं वो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, स्पेन, डेनमार्क, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवानिया, क्रोएशिया, ये सब इसके देश हैं। हालांकि ये जितने जो पूर्वी यूरोप के जो देश हैं, खासकर पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, ये सारे के सारे जो देश हैं वो नाटो के सदस्य तो बन जाते हैं। इसमें मैं इसको नीले रंग के मार्क करता हूँ, ये सारे के सारे जो हैं नाटो का सदस्य हैं। ठीक है, लेकिन ये नाटो के सदस्य कब बनते हैं? ये नाटो के सदस्य बनते हैं आपके आफ्टर द 1990, यानी सोवियत संघ का जब पतन हो जाता है उसके बाद वो नाटो के सदस्य बनते हैं। लेकिन यूक्रेन अभी भी नाटो का सदस्य नहीं बना हुआ है।
अगर वो नाटो का सदस्य बन जाता है, सपोज करिए यहाँ पे फ्यूचर में जो रशिया की सबसे, अगर मान लीजिए जो यहाँ पे मान लीजिए फ्यूचर में, तो रशिया की जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यही है कि यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। अगर नाटो का सदस्य बन जाता है तो ये जो पश्चिमी यूरोप और अमेरिका की जो शक्ति है वो लगभग यो है वो यहाँ तक पहुँच जाएगी। हालांकि ये जो बेलारूस है, बेलारूस समझिए, बेलारूस जो है पूरी तरीके से अभी भी जो है रशिया के अंडर में आता है। रशिया का एक तरह से, ये एक तरह से कह सकते हो ये दोस्त है, ये फ्रेंड है, ये अलायंस है, ठीक है। तो बेलारूस से कोई समस्या नहीं है। समस्या अब लैटविया लिथुआनिया से, यहाँ पर वो अपनी आर्मी तैनात कर सकता है, यानी ये जो है यहाँ पर अपनी रशिया जो है यहाँ पर अपनी आर्मी यानी यहाँ पे अपनी तैनात कर सकता है, ठीक है, जिससे इसको कोई ज़्यादा समस्या नहीं है रशिया को। लेकिन अगर मान लीजिए रशिया को अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक उसको अपनी आर्मी तैनात करनी पड़े, यदि यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य बन जाता है जैसे मैंने कहा कि, तो यहाँ पर एक तरह से उसके लिए खतरा बन जाएगा, क्योंकि रशिया कभी नहीं चाहता यानी नाटो जो है वो पूर्वी सीमा तक बढ़े, यानी उसका जो विस्तार है वो पूर्वी सीमा तक नहीं होना चाहिए। उसका लिमिटेशन अभी तक फिलहाल जो है पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी इसी रीजन तक है, लेकिन यूक्रेन इसके बीच में बफर स्टेट है, यानी एक तरह से नाटो की फोर्स यहाँ तक है और जो रशिया की फोर्स है वो यहाँ तक रहती है। उसको यहाँ तक आने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। वो सारी की सारी फोर्स अपनी एक जगह यहाँ पर अपनी फोर्स वो एक तरह से कंसंट्रेट कर सकता है, यानी पूरी देख रेख यहाँ पे कर सकता है। उसको पूरी अपनी रशिया की जो बहुत, आपको पता है कि बहुत बड़ा, सबसे विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रीय जो देश है, क्षेत्र के हिसाब से वो रशिया ही है। तो वो नहीं चाहता कि उसको पूरी तरीके से अपने जो आर्मी है पूरी तरीके से यानी सीमा पर उसको लगाना पड़े, क्योंकि यहाँ पर इतनी 3000 किलोमीटर की, लगभग कह सकते हो 3000 किलोमीटर की अगर जो सेना अगर रशिया यहाँ पर डिप्लॉय करता है, यहाँ पर अपनी सेना यहाँ पे तैनात करता है, तो उस पर उसका जो खर्चा बहुत अधिक बढ़ जाएगा और वो शायद वो इतना मेंटेन भी नहीं कर पाए, क्योंकि नाटो में बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे शक्तिशाली देश है। अमेरिका है इसके अंदर, इंग्लैंड है और जर्मनी है, फ्रांस है, इन सब के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। तो रशिया एक तरह से जो है इनको हरा नहीं पाएगा। जो नाटो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा अगर वो यूक्रेन को अगर इसका सदस्य बना लेता है। तो यह सबसे बड़ी समस्या है। किसी भी कीमत पर जो रशिया है वो यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनने देना चाहता। अगर वो नाटो का सदस्य बन गया तो ये रशिया के एम्पायर के लिए, रशिया के स्ट्रेटेजिक जो उसका एक तरह से विदेशी कूटनीतिक है, उसका जो उसकी जो सीमा है वो खतरे में पड़ जाएगी। इसी वजह से जो यूक्रेन पूरी तरीके से नाटो का सदस्य बनने की जब भी बात करी है तो रशिया ने उसको पुरजोर तरीके से विरोध करा है। और अमेरिका और जो नाटो पे इल्ज़ाम लगा है कि ये जो अमेरिका है वो नाटो को धीरे धीरे विस्तार की, जो अभी भी बिल्कुल से कोल्ड वॉर की स्थिति में है, वो कोल्ड वॉर का जो एक तरह से ख़त्म हो चुकी है, अब भी उसी चीज़ में, उसी स्थिति में बना हुआ है। हालाँकि आपको पता होगा 19, मैं यहाँ पर लिख दे 19 जो है 1955 में जो है 1955 में पोलैंड में यहाँ पर उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया था रशिया ने, जिसका नाम था वर्सा पैक्ट। वर्सा जो पैक्ट है वो बेसिकली सोवियत यूनियन के टाइम में बना था, लेकिन जो भी एक सैन्य संगठन था, जैसे कि नाटो एक सैन्य संगठन है, वैसे ही वर्सा पैक्ट भी एक सैन्य संगठन था, जो कि यूएसएसआर यानी जो सोवियत यूनियन है उसका एक ग्रुप था, जिसके अंदर ये पूर्वी यूरोप के जो देश हैं, ये जो देश हैं वो सारे के सारे इसके सदस्य थे, जो कि नाटो के काउंटर में यानी उसके खिलाफ काम करता था। अगर जैसे नाटो का नियम क्या कहता है कि अगर हमारे किसी भी एक देश पर किसी दूसरे दुश्मन देश ने अगर अटैक किया तो ये समझा जाएगा कि हमारे सभी देशों पे अटैक हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर वर्सा पैक्ट के किसी एक मेंबर ने नाटो के किसी एक मेंबर पे अटैक किया तो ये यानी सारी की सारी जो नाटो की फोर्स है, इंक्लूडिंग अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, उन सबकी सेना जो है कंबाइंड तरीके से मानेगी कि हमारे देश पे हमला हुआ है, और वो सब इसके सुरक्षा के लिए बाध्य होंगे और उस देश पे जिसने नाटो के सदस्य पे अटैक किया है उस पर पुरजोर से उसका जो है उस पर अटैक करेंगे फिर से। तो इस तरीके से नाटो एक सैन्य संगठन है जो कि बिल्कुल जो यूएसएसआर है उसका जो एक साम्राज्य का जो विस्तार हो रहा था उसको रोकने के लिए शीत युद्ध के टाइम में यानी कोल्ड वॉर के टाइम में बना था। लेकिन आफ्टर द 1990 वर्सा पैक्ट को तो खत्म हो गया, लेकिन नाटो अभी भी बना हुआ है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। नाटो जो का अस्तित्व अभी भी है और वो लगातार अपने जो देखोगे जैसे ही ये यूएसएसआर से जो बाकी जो 15 जो गणराज्य हैं जो कि एक तरह से यानी जो एक स्वतंत्र राष्ट्र यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन यानी एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो 1990 के बाद ये जो सारे के सारे जो देश पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, ये सब अपने जो राज्य अलग हुए थे वो सारे के सारे नाटो के मेंबर बन गए। इससे जो है रूस जो है वो काफ़ी चिंतित हो चुका है। उसको लगता है कि वो धीरे धीरे
नाटो की जो सेनाएं हैं वो धीरे धीरे वो रशिया की तरफ बढ़ रही है, ये उसके लिए खतरा है और ये वो कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहता, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसीलिए यूक्रेन को हमेशा से वो नाटो से दूर रखता है और वो किसी भी तरीके से नाटो को यहाँ पर अपना दखलंदाजी या इंटरफेयर या एक तरह से हस्तक्षेप करने से बिल्कुल ही रोकना चाहता है। और यूक्रेन किसी भी लीडर ने अगर नाटो की सदस्य बनने की इच्छा जाहिर करी है तो वो उसका पूरी तरीके से विरोध करता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या है, अगर नाटो का सदस्य बन जाता है, अगर नाटो का सदस्य यूक्रेन बन जाता है तो क्या होगा यूक्रेन, क्योंकि रशिया के पास भी बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है, इनके पास भी बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं और जो है, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये देखिए इन सब के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इसके अलावा जो है फ्रांस, ठीक है, इनके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं और जर्मनी के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, इंग्लैंड के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, ठीक है, यहाँ पे इंग्लैंड के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं और अमेरिका के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है। तो फाइनली क्या होगा अगर नाटो ने कोई भी ऐसी हरकत करी जो रशिया को, या रशिया ने कोई भी हरकत करी जो कि नाटो के सदस्य पर अटैक करता है, तो पूरी तरीके से आज जो है विश्व है वो न्यूक्लियर कह सकते हैं कि एक ढेर पे खड़ा हुआ है। अगर किसी ने भी अटैक किया तो ये एक थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, वही चीज़ें रिपीट होगी, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, यानी इसका मतलब क्या है, इतिहास खुद को फिर से वो दोहरा रहा है। अगर फिर से कोई वॉर हुआ, अगर किसी ने शुरुआत करी न्यूक्लियर वेपन्स की, तो ये एक बहुत ही भयानक स्थिति होगी जो कि मेरे ख्याल से कोई पहल नहीं करेगा, क्योंकि नुकसान दोनों तरफ से बराबर होगा। इसी वजह से नाटो जो है वो भी नहीं चाहता कि मैं यूक्रेन को फुल सपोर्ट करूं, जिससे एक वर्ल्ड वॉर यानी तीसरा वर्ल्ड वॉर जो कि यूरोप की ही धरती पे स्टार्ट हुआ था, इसी वजह से हुआ था, विस्तार की नीति की वजह से हुआ था, अगर होता है तो ये तीसरा विश्व युद्ध होगा, ठीक है। तो ये तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो है वो नाटो की यानी कोल्ड वॉर की जो हिस्ट्री है, जो जेलसी है, जो उनकी पॉलिसी अमेरिका की या जो रशिया की जो पॉलिसी है या डिप्लोमेसी है, उसको लेकर के ये विवाद उत्पन्न हुआ है। पहला रीज़न ये है। अभी इसके अलावा भी और सारे रीज़न है, क्योंकि आप देखते हो किसी भी देश पे जो अटैक होता है वो सडन जो अटैक हुआ है, जो जैसे वो एक तत्कालिक घटना है, ये जो अटैक हुआ है वो तत्कालिक घटना है, लेकिन इसके पीछे जो है एक तरह से बहुत ही सालों से एक उबाल था, वो उबाल या जो बहुत ही सालों से जो एक भूमिका बन रही थी, उसका जाकर के आज विस्फोट हुआ है, जो है कि एक वॉर के रूप में देखने को मिलता है। तो सबसे बड़ी समस्या यही थी कि यूक्रेन का नाटो का सदस्य कभी नहीं बनना चाहिए, और अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं वो लगातार यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाने की इच्छा जाहिर कर रहे थे। तो ये पहली समस्या है। अब हम एक और पर्सपेक्टिव पे बात करेंगे, यानी दूसरा पर्सपेक्टिव है रूस के नज़रिए से देखें तो यूक्रेन जो है वो रूसी साम्राज्य का हिस्सा रहा है। खासकर इसका जो ये पूर्वी जो हिस्सा है यानी डॉनस्टेक यानी डॉनबास का जो रीजन है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डॉनबास का रीजन है, ठीक है। डॉनबास का जो क्षेत्र है ये रूस के जो एथनिक है, यानी एथनिक का मतलब क्या है, यहाँ की भाषा और इनका जो कल्चर है वो काफ़ी हद तक रूस से मिलता है, और यहाँ के जो लोग हैं वो मोस्टली रशियन ही बोलते हैं। तो रूस इसलिए मानता है कि ये एक तरह से रशियन ही लोग हैं, और यानी क्योंकि सोवियत संघ का पतन हो गया था उसके बाद ये अलग हो चुका है, लेकिन एक तरह से ये यहाँ के हमारे जो लोग हैं वो रशियन ही हैं एक तरह से। वो इसे इसलिए मानता है कि रूस का पूर्वी प्रांत जो डॉनबास क्षेत्र में रूसी नस्ल के लोग की संख्या बहुत अधिक है, जो कि रूस के साथ मिलना चाहते हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो रूस के साथ मिलना चाहते हैं। रूस भी उन्हें एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में अलग, रूस भी चाहता है या तो ये लोग बिल्कुल तरीके से स्वतंत्र हो जाए, यानी यहाँ के लोगों ने फाइनली एक जो यहाँ पे जो है डॉनस्टेक रिपब्लिक है, ठीक है, पीपल रिपब्लिक, एक स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा कर दी है, जो कि 2014 में उन्होंने अपना ये स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर लिया था। अब 2014 की जो घटना है वो बहुत ही ज़्यादा खास है। 2014 में इन्होंने एक डीपीआर स्टेट नाम का एक स्वतंत्र राष्ट्र बना लिया, जिसको बोलते हैं डॉनस्टेक पीपल रिपब्लिक। यानी यहाँ का जो क्षेत्र है डॉनबास और डॉनस्टेक, ये जो क्षेत्र है ये पूरी तरीके से अपने आप को इन्होंने स्वतंत्र घोषित कर दिया है, जो कि यूक्रेनियन सरकार के लिए एक सरदर्द बन गई थी, क्योंकि ये यूक्रेनियन सरकार जो है वो चाहती है कि ये क्षेत्र हमसे अलग ना हो जाए, क्योंकि इससे पहले जो है क्रीमिया को जो है 2014 में ही रशिया ने अपना हिस्सा बना लिया है, क्योंकि उनको लगता था कि ये जो क्रीमिया है ये हमने कोल्ड वॉर के टाइम में जो है यूक्रेन को दिया था, स्टालिन के समय यूक्रेन को दिया था, जो कि उसे वापस लिया गया है अब। तो ये क्षेत्र जो है वो ऑलरेडी जो है
जो है वो रशिया के पास जा चुका है। इसी तरीके से डॉनबास ये जो क्षेत्र है, यहाँ के लोग इन्होंने अपना एक अलग ही अपने आप को स्वतंत्र देश मानते हैं, जिसका नाम है डीपीआर, डोनेट्स्क पीपल रिपब्लिक, जो कि यूक्रेन की सरकार के लिए बिल्कुल एक सरदर्द बना हुआ है। यहाँ के लोग इनको आतंकवादी मानते हैं, और इनको जब आतंकवादी जब मानते हैं या एक तरह से इनको अलगाववादी मानते हैं, और यहाँ की जो यूक्रेन की फोर्स है वो बाय द हेल्प ऑफ नाटो और अमेरिका, ठीक है, उसकी कंबाइंड फोर्स से जाकर के डॉनबास क्षेत्र में या जो डोनेट्स्क क्षेत्र है यहाँ पर जाकर के बहुत बुरी तरीके से बॉम्बिंग करते हैं, यहाँ के लोगों को मारते हैं, कई लोगों को गोलियां मार दी जाती है। तो इस तरीके से देखोगे कि इनके खिलाफ यानी जो रशियन बोलते हैं या जो रशियन या डॉनबास क्षेत्र के जो लोग हैं, नस्ल के लोग हैं, इन पे बहुत बुरी तरीके से अत्याचार किया था। किसने? यूक्रेन के लोगों, यूक्रेन की सरकार ने, जो कि रशिया को बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। उसकी हेल्प के लिए फाइनली इस क्षेत्र में जो है रशिया ने अपने जो है ट्रूप्स यानी जो अपनी आर्मी है वो यहाँ पे उनकी सुरक्षा के लिए भेजा। जब से इस क्षेत्र में पूरी तरीके से रशियन का कंट्रोल है, यहाँ पे कई सारे अलगाववादियों को या कह सकते हो कि यहाँ के जो लोग स्वतंत्र बनना चाहते हैं उसको रशिया हेल्प करता है, क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ के लोग स्वतंत्र अगर रहना चाहते हैं तो ये उनके लिए बहुत अच्छा बात है। लेकिन यूक्रेन की जो सरकार है वो इस क्षेत्र को मान्यता नहीं देती है। वो कहती है कि रशिया जो है वो धीरे धीरे हमारे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले रहा है। ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ की जो अधिकांश आबादी है वो स्वयं को रूसी ही मानती है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये भी है कि कई जो यहाँ के लोग हैं वो अपने आप को रूसी मानते हैं, और वो कई लोग जो मानते हैं कि हमें रूस का हिस्सा मिल जाना चाहिए, ऐसा भी कई लोगों का मानना है। अगर वो रूस का हिस्सा नहीं भी बनते हैं तब भी यहाँ के लोग जो हैं वो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। रूस भी इसलिए रूस इसे पाना चाहता है, परंतु यूक्रेन रूस जाहिर सी बात है इसको पाना चाहेगा, लेकिन अगर वो ना भी अगर वो इसे पा पाए तो चाहता है कि ये क्षेत्र जो है उसके लिए बिल्कुल एक दोस्त के अलायंस के रूप में हमेशा से उसके साथ खड़ा रहे। और राष्ट्रवादी लोग जो इन्हें अलगाववादी दृष्टि से देखते हैं, यूक्रेन की सरकार इन्हें पूर्वी यूक्रेन विद्रोही को दबाने के लिए उन्होंने सैन्य कार्रवाई का सहारा लिया था, परंतु रूस द्वारा इन अलगाववादियों को पूरा समर्थन मिलता है। इस तरह से यूक्रेन दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक तरह से देखेंगे कि एक तरह से जो है पूर्वी क्षेत्र है और दूसरी तरफ से है जो पश्चिमी क्षेत्र है, यानी यहाँ पे राष्ट्रवादी सरकार है यानी यूक्रेन की सरकार है। अभी फिलहाल यहाँ पर जो है जेलेंस्की जो की सरकार है वो किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं, क्योंकि यह उसके क्षेत्र रूस के प्रभुत्व से बचाना चाहता है। यानी जो जेलेंस्की है वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से यूक्रेन को रूस के क्षेत्र से या रूस के जो प्रभुत्व है उससे पूरी तरीके से बचा सके। वहीं रूस जो समर्थित अलगाववादी हैं यूक्रेन से स्वयं को अलग करना चाहते हैं, जिसकी वजह से कई बार बहुत ही भयानक रूप से संघर्ष हुआ है, मैंने बताया, और जिसमें कम से कम लगभग अब तक जो है 15,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है इस संघर्ष में। यानी यूक्रेन की सरकार और डॉनबास क्षेत्र के लोगों, यहाँ की जो इन्होंने स्वयं अपनी एक आर्मी बना रखी है, स्वयं अपना एक झंडा बना रखा है, तो इसकी वजह से जो है इनके बीच में एक सिविल वॉर होता है। कई लोगों का मानना है हम आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं, किसकी वजह से? अमेरिका या नाटो की वजह से या रशिया की वजह से, क्योंकि इन दोनों की लड़ाइयों में फाइनली यूक्रेन का विनाश हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा संकट है किसके लिए? यूक्रेन के लिए। परंतु फाइनली अब ये क्षेत्र जो ये टेंशन है वो इतना अधिक बढ़ चुका है कि फाइनली यहाँ के जो क्षेत्र हैं वो पूरी तरीके से अलग हो चुके हैं, और रशिया इनका फुल सपोर्ट करता है, और यहाँ पर अपनी आर्मी इन्होंने डिप्लॉय कर दी है। और अब देखोगे यह जो संघर्ष का सिलसिला है अब लगातार बिल्कुल युद्ध का रूप ले चुकी है, परंतु रूस स्वयं पूर्वी क्षेत्र में सुरक्षित महसूस करे इसके लिए पश्चिमी ताकतों को या जो अमेरिका द्वारा संचालित जो नाटो है समय समय पर रूस की सरकार रूस को किसी भी कीमत पर नाटो को क्यों नहीं बढ़ने देना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि नाटो जो है वो या जो नाटो जो है जो कि अमेरिका के नेतृत्व में काम करता है वो अभी भी उसी कोल्ड वॉर की स्थिति में रहता है। वो चाहता है कि फिर से अमेरिका का जो वर्चस्व है पूरी तरीके से यानी पूरे वर्ल्ड में या पूरे विश्व में हो जाए, और किसी भी तरीके से रशिया की सरकार हमेशा से कमज़ोर रहनी चाहिए। उसकी निगरानी के लिए हमेशा नाटो का जो सैन्य संगठन है वो इसके सीमा तक पहुंच जाना चाहिए, जिससे रूस जो है हमेशा से एक दबने की स्थिति में रहे। क्योंकि यहाँ पर अगर नाटो की फोर्स आ जाती है, यहाँ से लेकर मैंने बताया कि यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक एक तरह से नाटो की अगर फोर्स आ जाए तो वो बहुत सारी जो स्ट्रैटेजी है वो फॉलो कर सकता है। यहाँ पे रशिया का जो है गैस जो यहाँ से कैस्पियन सी या जो यहाँ ब्लैक सी में जो जाती है यहाँ से वो रोक सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो एक रिवर है उसको वो कंट्रोल कर सकता है। यानी पूरी तरीके से रशिया जो है नाटो के कंट्रोल में आ जाएगा। वो एक स्ट्रेटेजिकली पूरी तरीके से
हमेशा जो इसमें लीड होगी वो अमेरिका की होगी। इसीलिए रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को लीड नहीं देना चाहता है, नाटो के सदस्य नहीं बनने देना चाहता है। और अमेरिका लगातार इस कोशिश में है कि वो किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक पूर्वी सीमा तक पहुँचे। रूस का कहना है कि अमेरिका अब भी विश्व में अपनी एक हेजेमनी यानी वर्चस्व और एक ध्रुवीय यानी जो एक यूनिपोलर विश्व की जो कामना करता है वो अभी भी बना के रखा है, चाहे वो गल्फ कंट्रीज़ में हो, चाहे वो एशिया में हो या एशिया पैसिफिक रीजन में हो। हर जगह अमेरिका जो है अपनी प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है। इसी वजह से विश्व में अधिकांश देशों में जो है एक सिविल वॉर क्रिएट हो जाता है, यानी एक तरह से देखोगे सिविल वॉर, यानी एक तरह से ये देखोगे हर जगह युद्ध की स्थिति हो जाती है, जिसमें एक तरफ अमेरिका वहाँ पे जो भी अलगाववादी हैं, जो भी या किसी के लोकतंत्र के नाम पर या किसी भी दूसरे चीज़ों के नाम पर हमेशा से वो मदद करता है। ये रूस का कहना है। अमेरिका जो है हमेशा से रूस के खिलाफ जो है, जो भी रूस कार्य करता है उसके खिलाफ उन देशों की सहायता करता है, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, सैनिक दृष्टि से हो, हथियारों की दृष्टि से हो। इसके अलावा अमेरिका के यूरोप के कई देशों में, यानी आप देखोगे बहुत हर देशों में उसके जो हैं, लगभग हर देशों में उसके एक सैन्य अड्डे बन रखे हैं, जो कि रूस के खिलाफ वो किसी भी युद्ध की स्थिति में वो इनका प्रयोग करेगा, एक जो जिससे उसको हमेशा से वो एडवांटेज हो, चाहे टर्की हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो हिंद महासागर में चाहे डियागो गार्सिया हो। इस तरीके से वो अपने कई देशों में जो है विश्व में अपने सैन्य अड्डे बना रखे हैं, जिससे अमेरिका का विश्व में वर्चस्व हमेशा से कायम रहे। तो ये भी एक स्थिति है कि इसी की वजह से चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वॉर हो जाए, चाहे युद्ध हो जाए, वो इस क्षेत्र में नाटो को घुसने नहीं देना चाहता, अमेरिका को घुसने नहीं देना चाहता है। और इसके लिए वो अभी से ही एक वॉर या युद्ध की स्थिति में लग गया है और वो यही कर रहा है और यूक्रेन को अपने वर्चस्व में लेना चाहता है। लेकिन ये सारी की सारी लड़ाइयाँ जो हैं वो ऐसे ही तो नहीं हो रही। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे पक्ष के बारे में। मैंने आपको दो पर्सपेक्टिव बता दिए। एक पर्सपेक्टिव मैंने बताया यहाँ की जो नाटो का जो विस्तार है उसका डर है, दूसरा यहाँ के जो एथनिक कन्फ्लिक्ट्स है, सिविल वॉर है, उसका जो है जो उसकी जो प्रॉब्लम है वो एक वजह है यूक्रेन के संघर्ष करने की। और जो तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पर्सपेक्टिव है, या जिसे बोल सकते हैं इसके बिना हम समझ ही नहीं सकते कि एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट क्यों कर रहा है रशिया जो है, जाहिर सी बात है अपने आप को एक फिर से एक एशिया में या यूरोप में अपने आप को एक विश्व शक्ति बनाना चाहता है, या उसकी कामना है कि फिर से वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन बने, जो कि 1990 में वो टूट चुका था। क्योंकि पुतिन यानी जो राष्ट्रपति हैं, जो राष्ट्रपति हैं रूस के, व्लादिमीर पुतिन, वो सोवियत काल में वो केजीबी के प्रमुख रहे हैं, यानी वो मिलिट्री के सेना अध्यक्ष रहे हैं, जो कि उनका काम होता था कि किस तरीके से अमेरिका की स्पाई करे, जासूसी करे अमेरिका के बारे में। उनके हमेशा से नीति रही है कि वो रशिया का या सोवियत यूनियन का हमेशा से दुश्मन रहा है। इसी वजह से ये हमेशा से देखोगे कि व्लादिमीर पुतिन जब से उसके राष्ट्रपति बने हैं, वो एक महत्वाकांक्षी, एक शक्तिशाली रूस को जो बनाना चाहते हैं। इसी वजह से ये भी एक मुद्दा है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो यहाँ पर है, तीसरा मुद्दा है, वो है आपका तेल, जिसको बोलते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस। ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस जो है ये एक बहुत बड़ा यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस जो है ये एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है ऑयल एंड नेचुरल गैस का। ये चीज़ क्या पे है, अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स की नज़रिए से ये क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रशिया जो है वो विश्व में जो है दूसरे नंबर का, आप देखोगे रशिया जो विश्व में दूसरे नंबर का जो है ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोड्यूसर है। ऑयल एंड नेचुरल गैस यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोड्यूसर है। सऊदी अरेबिया के बाद रशिया के पास ही बहुत ज़्यादा जो पेट्रोल है और नेचुरल गैस है, यानी उसके पास बहुत ज़्यादा साइबेरिया के क्षेत्र में, चाहे बहुत सारे जो उसके क्रीमिया के आसपास भी जो है बहुत सारा पेट्रोल और जो है नेचुरल गैस की खोज हो चुकी है। इसी वजह से 2014 में जैसे यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर इस क्षेत्र में क्रीमिया जो क्षेत्र है यहाँ पर पेट्रोल और नेचुरल गैस के बहुत सारे डिपॉजिट है, जो कि जिसकी अंतर्राष्ट्रीय जो वैल्यू है वो लगभग $1 ट्रिलियन में होगी। रशिया ने इस पे अटैक कर दिया और इसको कहा कि ये तो हमारा ही हिस्सा था, और ये ऑलरेडी उनका हिस्सा था कह सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस का वो जीडीपी का 40%, लगभग 40%, ये बहुत बड़ी नंबर्स होता है। 40% जो है वो पूरी तरीके से पेट्रोल पर, यानी जो पेट्रोल है या जो नेचुरल गैस है, ठीक है, वो सप्लाई करता है किसको, वो सप्लाई करता है पश्चिमी यूरोप को। यानी आप देखोगे पश्चिमी यूरोप यानी खासकर जर्मनी और फ्रांस, ठीक है, और स्विट्जरलैंड और हॉलैंड एंड इन सब देशों को जो है
वो सप्लाई करता है पेट्रोल एंड नेचुरल गैस, जिसके वजह से खासकर नेचुरल गैस, जिसके वजह से जो है रशिया को बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज यानी बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। यानी जो भी पैसा आ रहा है वो रूस के पास जो है बहुत ज़्यादा 40% जो पैसा आ रहा है वो किससे आ रहा है, यानी नेचुरल गैस बेच करके, खासकर जर्मनी को, फ्रांस को और इंग्लैंड को, इन सब देशों को नेचुरल गैस बेच करके उसके पास बहुत सारा पैसा आ रहा है, जिसकी वजह से वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका ये जो फ्लो है, नेचुरल गैस का जो फ्लो है वो रुकना चाहिए, क्योंकि इससे उसका पूरे बजट है, आर्मी का बजट चल रहा है, स्कूल, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें जो हैं वो उसकी नेचुरल गैस को बेच कर ही चल रही है। तो वो कभी भी नहीं चाहता कि यहाँ पर इस चीज़ को कभी भी ब्रेक मिले। अब यूक्रेन जो है उसके पास भी कई सारा जो है विश्व में जो है वो भी लगभग 15वें नंबर पे आता है, उसके पास भी नेचुरल गैस का बहुत सारा रिसोर्सेज है, लेकिन उसके पास क्या नहीं है, उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि वो पेट्रोल वगैरह को निकाल सके और इन देशों को सप्लाई कर सके। तो जाहिर सी बात है, और रशिया चाहता भी नहीं है कि वो अगर उसका एक कॉम्पिटिटर बने। कॉम्पिटिटर मतलब क्या है कि अगर यूक्रेन के पास ये अगर डिपॉजिट है तो वो जाहिर सी बात है ये जो पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं वो किस पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, वो निर्भर हो जाएंगे यूक्रेन पे। वो रशिया से जो बिजनेस हो रहा है नेचुरल गैस का और जो पैसों जो नेचुरल गैस का जो बिजनेस हो रहा है वो रुक जाएगा और सारा का सारा फ़ायदा यूक्रेन को मिलेगा। और पश्चिमी यूरोप के देश भी चाहते हैं कि वो यूक्रेन से ही ले लें, क्योंकि रशिया जो है नाटो के हमेशा से अगेंस्ट रहा है। इसकी वजह से एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तो ये जो समस्या है वो है आपका ऑयल एंड नेचुरल गैस की। किसी भी कीमत पर रशिया जो है अपना नुकसान नहीं होने देना चाहता है, वो यूक्रेन को एज अ डेवलप नहीं होने देना चाहता है, और जिससे अमेरिका या जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं वो इसे अपने अंडर में ले ले और यहाँ से जो भी पेट्रोल और नेचुरल गैस है वो फ़ायदा पहुँचाए किसको, पश्चिमी यूरोप को, जिससे जो रशिया है पूरी तरीके से मार्केट से कट जाए। ठीक है, तो ये कभी नहीं चाहता। इसी वजह से हमेशा से यहाँ पर एक टेंशन बनी रहती है कि ये क्षेत्र जो है वो इतना विकसित नहीं कर पाए। दूसरा और एक और स्थिति ये थी कि यहाँ से पहले क्या होता था कि सोवियत इरा में, क्योंकि जब ये यूक्रेन जो सोवियत यूनियन का ही पार्ट था, तो यहाँ से गैस पाइपलाइन जाती थी। ये जो गैस पाइपलाइन है वो यूक्रेन से होकर जाती थी, इस तरीके से यहाँ से होकर जाती थी बीच, यानी यूक्रेन से होकर जानी पश्चिमी यूरोप तक जा रही है। यानी ये जो गैस पाइपलाइन है वो यूक्रेन से होकर जा रही है आपकी। ठीक है, ये जो गैस पाइपलाइन है इस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है, ये जो गैस पाइपलाइन है वो ठीक है यूक्रेन से होकर जाती थी, जो कि इसको जो है इसको बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे किस पे, यानी रूस जो है यूक्रेन पे बहुत लंबी जो पाइपलाइन बनाई गई थी वो इसी समय, क्योंकि जर्मनी और पश्चिमी यूरोप को गैस सप्लाई करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन जब ये स्वतंत्र राष्ट्र हुआ तो यूक्रेन इस बात के लिए जो है कि हमारे देश से अगर आपकी पाइपलाइन जा रही है तो आपको फ्री में तो हम यहाँ से आपकी पाइपलाइन जाने नहीं देंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है कुछ या टैक्स देना पड़ेगा। और ये टैक्स जो है वो बिलियन डॉलर्स का एक रूप में हर साल उसको देना पड़ता था। यानी रशिया को, क्योंकि इनके देश से पाइपलाइन जा रही है तो एज अ टैक्स के रूप में देना पड़ता था। रशिया को जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा लॉस होता था कई बार, क्योंकि उसका जो बजट है वो बहुत बड़ा हिस्सा इस पाइपलाइन के मेंटेनेंस में, प्लस जो है उसकी सुरक्षा की दृष्टि से और टैक्स की दृष्टि से काफ़ी बर्डन बन चुका था। तो फाइनली रशिया ने इसका एक और ऑप्शन निकाला। उन्होंने बेलारूस के माध्यम से, जो कि रूस का जो है पक्का दोस्त है, उसके माध्यम से उन्होंने एक और पाइपलाइन जो बिछा रखी है, जो कि इस तरीके से लिथुआनिया से होते हुए शायद जाती है, इस तरीके से जाती है, जो कि पश्चिमी यूरोप तक पहुंच जाए। तो इस तरीके से जो है वो डिपेंडेंसी ख़त्म कर रहे हैं। इसके अलावा वो एक और पाइपलाइन बिछा रहे हैं जो कि ब्लैक सी से होते हुए जाएगी, इस तरीके से वो जाएगी। ठीक है, पश्चिमी यूरोप तक जाएगी। तो इस तरीके से एक और मल्टीपल जो गैस पाइपलाइन है वो बना रहे हैं, जो कि यूक्रेन पे जो उनका डिपेंडेंट है वो ख़त्म हो जाए, यानी जो निर्भरता है यूक्रेन पे वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। और धीरे धीरे उन्होंने ऐसा कर भी दिया है। और अब जो है उनकी जो गैस जो है वो बाकी दूसरे रास्तों से बेलारूस के होते हुए वो जर्मनी पहुंचती है। इसके अलावा यहाँ पर एक और जो जियो पॉलिटिक्स मैंने आपको बताई, जैसे कि यहाँ पर जो क्षेत्र है वो ब्लैक सी है, और ये जो सी है वो हमेशा से गर्म पानी रहता है यहाँ पर, क्योंकि रशिया जो है वो एक बहुत ज़्यादा फ्रिजिड जोन में आता है। यहाँ पे अधिकांश नदियाँ और जो नदियाँ हैं वो एक तरह से जम जाती हैं, खासकर यहाँ की जो नदियाँ वो सब जम जाती है। तो ये जो क्षेत्र ये हमेशा गर्म रहता है और यहाँ की नदियाँ कभी जमती नहीं है बर्फ़ ठंडियों में। तो उसकी जो नेवी है, रशिया की नेवी, वो पूरी तरीके से इस पूरी जो पश्चिमी यूरोप, अगर यहाँ से अगर नाटो की फोर्सेज आती है तो यहाँ पर अगर क्रीमिया वगैरह है या यहाँ पर उसकी फोर्स है तो वो उसको पूरा कंट्रोल कर सकता है। तो ये भी एक जियो पॉलिटिक्स की दृष्टि से देखोगे
तो इसलिए क्रीमिया जो है उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो गया था। तो यह सारे के सारे जो वजह से जो है यूक्रेन एक तरह से उसकी गले की हड्डी बना हुआ है, वो उसमें हमेशा एक थ्रेट की स्थिति में, यानी एक तरह से शक की स्थिति में, हमेशा डर की स्थिति में रहता है। और यूक्रेन हमेशा से, क्योंकि वो इसी वजह से फाइनली जो है रशिया के लिए यूक्रेन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वो है इस क्षेत्र पे अटैक करना चाहता है, इसको अपने कंट्रोल में करना चाहता है, या यूक्रेन जो है किसी भी तरह से नाटो का सदस्य ना बन जाए, इसी डर की वजह से ये सारा का सारा खेल चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। इसके अलावा और भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं जो कि अगली वीडियोस में बनाएंगे, अगली और बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हम इस टॉपिक को और बेहतर ढंग से इसे और समझ सके। जो कि आप अगर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं या जनरली आप इस वीडियोस को देख रहे हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगी। रिलेशन है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में और भी कई सारे जो महत्वपूर्ण पर्सपेक्टिव हैं, हम उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे अगली वीडियोज़ में। तब तक आप इसको सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे आप पूरी तरीके से एक्चुअली वॉर का जो सच में जो क्या कारण है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है और कहाँ तक ये जा सकता है, उसको समझने में आपको मदद मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।